गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर 12 प्रकाश की प्रकृति वेव नेचर। और इस वेव नेचर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारी चैप्टर के नेम से ही रिलेटेड है। दिस इज प्रकाश की प्रकृति। अब अगर हम प्रकाश की प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकाश की प्रकृति को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणाओं के आधार पर समझा है। उन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं दी, अपने अपने प्रयोग दिए, अपने अपने निष्कर्ष निकाले और उसके आधार पर उन्होंने प्रकाश की प्रकृति को समझाया। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश को कण के रूप में माना, कुछ वैज्ञानिकों ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। तो इस प्रकार जो प्रकाश की प्रकृति थी वो वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रयोगों के आधार पर हमें समझाई। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले जो वैज्ञानिक आया वो वैज्ञानिक था न्यूटन। न्यूटन ने यह बताया कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में गमन करता है, यानी प्रकाश का जो स्थानांतरण होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। और इसे न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत कहा। यानी न्यूटन ने जो ये सिद्धांत दिया उसे हम कणिकावाद का सिद्धांत कहते हैं, जिसके आधार पर न्यूटन ने ये बताया कि प्रकाश का जो संचरण है वो छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर उसने प्रकाश को कणों के रूप में माना। इसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया हाइगेन। क्योंकि न्यूटन के सिद्धांत से प्रकाश की कुछ घटनाओं की व्याख्या तो हो गई, लेकिन संपूर्ण रूप से वो प्रकाश की घटनाओं को परिभाषित नहीं कर सका, सारी घटनाओं को वो परिभाषित नहीं कर सका। तो इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया हाइगेन। हाइगेन ने क्या किया? हाइगेन ने प्रकाश की तरंगीय प्रकृति की व्याख्या की। यानी हाइगेन ने यह बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में संचरित होता है, तरंगों के रूप में गमन करता है, जिसे हम हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के रूप में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हाइगेन्स ने प्रकाश को किसके रूप में माना? तरंगों के रूप में, और उसने तरंगिका सिद्धांत दिया। लेकिन इसके सिद्धांत को भी विशेष महत्व नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि यह भी प्रकाश की कुछ एक घटनाओं की ही व्याख्या कर पाया। तो यहां पर हाइगेन ने कौन सा सिद्धांत दिया? हाइगेन के बाद में तीसरा साइंटिस्ट आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरणों के आधार पर, यानी गणितीय समीकरणों के आधार पर यह बताया कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। यानी उसने प्रकाश के अंदर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति का पता लगाया। तो मैक्सवेल ने अपने गणितीय समीकरणों के आधार पर प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति को परिभाषित किया। तो मैक्सवेल ने क्या किया? विद्युत चुंबकीय प्रकृति को परिभाषित किया। ठीक है, तो यहां पर तीन साइंटिस्ट हो गए। न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत दिया, हाइगेन ने तरंगिका का सिद्धांत दिया और मैक्सवेल ने प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग जो सिद्धांत था वो कई परिकल्पनाओं को समझाने में तो सफल रहा, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसी महत्वपूर्ण परिघटनाओं को समझाने में वह असफल रहा। यानी इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी, जिसे समझाने के लिए फोटोन स्वरूप को काम में लिया गया। फिर बाद में किससे समझाया गया? उसे फोटोन के रूप में। हमने चैप्टर 13 में पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बाद में समझाने के लिए इसे फोटोन स्वरूप के रूप में इसे काम में लिया गया। अब अंततः इसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। अंततः एक साइंटिस्ट आया, दे ब्रॉगली। कौन आया? दे ब्रॉगली। उसने इन सब वैज्ञानिकों की जो निष्कर्ष थे, वैज्ञानिकों के जो प्रयोग थे, इसके आधार पर इसने यह बताया कि जो प्रकाश है वो प्रकाश कणीय प्रकृति के रूप में भी पाया जाता है और तरंगीय प्रकृति के रूप में भी पाया जाता है। यानी कणीय प्रकृति के रूप में प्रकाश के कुछ गुणधर्मों की व्याख्या होती है और तरंगीय प्रकृति के रूप में भी प्रकाश के कुछ गुणधर्मों की व्याख्या होती है। यानी कोई भी प्रकृति प्रकाश को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकती। तो फिर यहां पर आकर दे ब्रॉगली ने यह बताया कि प्रकाश दो प्रकृतियों के रूप में होता है।
यानी प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो दे ब्रॉगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के सिद्धांत को समझाया। तो यहां पर जो था अपना दे ब्रॉगली, इसने प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझाया। तो इस प्रकार यहां पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर प्राकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत दिया, हाइगेन ने तरंगिका सिद्धांत दिया, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया और अंततः दे ब्रॉगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में हमें बताया। तो इस तरह से प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या की गई। ठीक है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेते हैं तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है? अगर हम तरंगाग्र का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? तरंग धन अग्र। तरंग धन अग्र, अग्र का मतलब आगे, तो यानी तरंग का जो आगे का भाग है वो आगे का भाग क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। अगर हम तरंगाग्र को डिफाइन करते हैं तो तरंगाग्र बराबर तरंग धन अग्र, तरंग के आगे का भाग तरंगाग्र। अब तरंग के आगे के भाग से क्या मतलब है, तो इसे हम बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखते हैं यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बिंदु स्रोत लेते हैं। प्रकाश का हमने क्या लिया? एक बिंदु स्रोत। देखिएगा सब ध्यान से, यहां पे ये प्रकाश का हमने एक बिंदु स्रोत मान लिया। ठीक है, प्रकाश का बिंदु स्रोत माना। यहां पर प्रकाश का बिंदु स्रोत कौन सी आकृति का होता है? स्फेरिकल शेप का, वृत्तीय आकार का। तो यहां पर ये हमने बिंदु स्रोत माना। बिंदु स्रोत माना तो इससे इस तरह से जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती है? सभी संभव दिशाओं में फैलती हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती है? सभी संभव दिशाओं में फैलती हैं। अब हम इस प्रकाश को तरंगों के रूप में बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? तरंगों के रूप में। देखिएगा, यहां से प्रकाश चला, ये तरंग बनी, 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 यहां से 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 चला, ये तरंग बनी। तो इस तरह से ये तरंग यहां से बन रही है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा सोचें तो एक सिंपल सी तरंग मैं यहां पे बना रहा हूं। ये जैसे ये एक तरंग, इस तरंग को हम यहां पर निरूपित करते हैं। तो जब हम तरंग को निरूपित करते हैं तो तरंग का निरूपण कैसे किया जाता है? ये आपका 0, यहां पर ये कौन आएगा? आपका π/2। इस π/2 के बाद में यहां पर कौन आएगा? आपका पाई। यहां पर कौन आएगा? आपका 3π/2 और यहां पर कौन आएगा? 2π। यानी ये जो तरंग है ये कितने फेस की तरंग है, कितनी कला की तरंग है? 2π की। तो अगर इन सारे तरंगों के इन बिंदुओं को देखें, अगर हम इन बिंदुओं को देखते हैं तो ये सारे के सारे बिंदु 2π के हैं, यानी सबके सब समान कला में हैं। तो इन समान कला के बिंदुओं को हम क्या करते हैं? यहां पर मिला देते हैं। ठीक है, तो ये समान कला के बिंदुओं को मिलाने पर जो ये बिंदु पथ बना, ये जो आकृति बनी, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र। जैसे 2π का मिलाया, अब पाई का मिला तो ये पाई बिंदु है आपका, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, इस जगह पाई, ये पाई, इनको मिला दिया तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका तरंगाग्र कहलाएगा। तो तरंगाग्र को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि तरंगाग्र वह होता है जो उन बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें तरंग समान कला में कंपन करती है। तो इन बिंदुओं पर अगर हम बात करते हैं तो तरंग कैसी है? समान कला में कंपन कर रही है। इन बिंदुओं की बात करते हैं तो यहां पर तरंग कैसी है? समान कला में कंपन कर रही है। तो समान कला में कंपन करने वाली इन तरंगों का बिंदु पथ ही
तरंगाग्र कहलाता है। और जो तरंगाग्र होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के सदैव लंबवत होते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो तरंग संचरण कैसे चल रहा है, इस तरह से, ठीक है। अब तरंग अगर इस तरह से चल रही है तो जो तरंगाग्र होंगे, यानी ये जो तरंगाग्र बना, जैसे ये इस तरह से तरंग चल रही है तो ये संचरण की दिशा है, तो ये इसके क्या रहेगा, सदैव लंबवत। तो तरंगाग्र जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के सदैव लंबवत होते हैं। तो वेव फ्रंट हमें ढंग से समझना है कि वेव फ्रंट होता क्या है, समान कला के बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है या फिर तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, इसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही हमें यहां पर समझना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हम तरंगाग्र के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।